हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं थियरी ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो स्टडी नोट नंबर 4 जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो थियरी ऑफ द कॉस्ट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कॉस्ट का मीनिंग सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। मीनिंग आपको आई होप आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए। एक बार मैं देख लेता हूँ आ गए सब लोग। बार मैं देख लेता हूँ। चलिए, शुरुआत करते हैं। आ जाइए बेटा। मीनिंग ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को बनाने के लिए जो अपन ने खर्चा किया उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर और अ फर्म टू प्रोड्यूस अ गुड्स और सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया उसे हम बोलेंगे कॉस्ट। जैसे कि एक लैपटॉप को बनाने में क्या खर्चा लगता है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो लैपटॉप को बनाने के लिए जितना जितना खर्चा लगाता है उन टोटल को मिलाओगे तो उसे बोलेंगे बेटा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे अपन हाईलाइट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा लगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ द कॉस्ट के बारे में बात करें तो पहला है मनी, दूसरा है रियल कॉस्ट एंड थर्ड वन है इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें व्हाट इज द मनी कॉस्ट, मनी कॉस्ट का मतलब ये है कि एक्चुअल में आप जब पेमेंट करते हो कैश में पेमेंट करते हो, ठीक है, मतलब चेक से पेमेंट करते हो, बट एक्चुअल में जब मनी का आउटफ्लो होता है, मनी का आउटफ्लो होता है उसे हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मनी, मनी का एक्चुअल में आउटफ्लो होना। यहाँ पे क्या होता है भैया? मनी का एक्चुअल में आउटफ्लो होना, एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ मनी, एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट बोलते हैं। व्हाट इज द रियल कॉस्ट? भैया रियल कॉस्ट ये होती है बेटा, रियल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने देखो, अब आपने कोई एम्प्लॉय रखे काफी सारे, तो काफी सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, एकदम ऐसे होते हैं कि भैया शिद्दत से काम करते हैं, नहीं मेरे को मेरी कंपनी में बहुत अच्छा डिलीवर करना है, बहुत अच्छा मेरे को काम करना है, तो वो उनकी एफिशिएंसी के कारण जो ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, एफिशिएंसी के कारण क्या होता है? ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, तो वो जो काम कर रहे हैं अपनी शिद्दत से, तो वो जो होता है उसे अपन बोलते हैं बेटा रियल कॉस्ट। एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में अपन पढ़ने वाला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट को पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा, आ जाइए, शुरुआत करते हैं। मनी, सबसे पहले मनी को अपन पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, सब आगे आएगा बेटा, श्रुति आगे आएगा रे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं बेटा मनी के बारे में। आज ही पढ़ना है, वो भी अपने को आज ही पढ़ना है। ठीक है, इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन आर पेड, देखो अगर पेड है मतलब एक्चुअल कैश पेमेंट हो रहा है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ मनी, फॉर्म ऑफ मनी, मनी में अगर पेमेंट अपन कर रहे हैं तो इसे अपन बोलेंगे मनी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू लैंड, वेजेस टू लेबरर एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा है रियल कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, रियल कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि ये नाम भैया पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेबर दैट आर ऑलरेडी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एक्सर्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेबर, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे जो लेबर जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ऑल द एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस टुगेदर विल कॉल्ड इट, जो भी वो एफर्ट्स करेंगे और सेक्रीफाइस करेंगे उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? रियल कॉस्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट के कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सर्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेबर, ठीक है, वेटिंग एंड सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड फॉर सेविंग द कैपिटल। ठीक है, अच्छा, थर्ड आता है बेटा आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। अब ये इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस, total expenditure incurred by farm or producer in producing commodity are called as economic cost. This economic cost include, अब economic cost को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है बेटा आपका explicit cost, दूसरा implicit cost, एक है normal profit के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वेरी सिंपल, जैसे अपन ने ऊपर मनी वाला देखा सेम तरीके का आपका यहाँ पे आएगा बेटा। कौन सा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्चुअल पेमेंट,
एक्चुअल पेमेंट जिसका अपन करेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसे अपन बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, जिसे हम एक्चुअल में पेमेंट करें। देखो एक्सप्लिसिट के लिए आप याद रख सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, यहां पे अपन लिख सकते हैं फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, मतलब जो बाहर के फैक्टर्स को अपन पेमेंट करते हैं, बाहर के मतलब अपने अलावा के अलावा, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर परचेसिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर एक्चुअल मनी एक्सपेंस, ठीक है, ये क्या है भैया, एक्चुअल मनी एक्सपेंस है, डायरेक्टली इनकर्ड फॉर परचेसिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, ओके। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आजा, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब अपन समझते हैं। अब देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ये खर्चा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ये खर्चा हुआ नहीं है, बट अब देखो हमें कोई प्रोडक्शन शुरू करना है, हमें कोई प्रोडक्शन शुरू करना है, हमें उसके लिए कोई फैक्ट्री की जरूरत है, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास फैक्ट्री पड़ी है, तो मैंने क्या सोचा यार मैं दूसरी फैक्ट्री रेंट पे लूं या दूसरी जगह पे मैं करूं, बेटे चीज है मेरी जो फैक्ट्री है वहीं पे मैं अपना प्रोडक्शन लगा देता हूं। अब मेरे को ये बताओ बेटा, मैं अगर अपनी फैक्ट्री नहीं होता तो मुझे दूसरी फैक्ट्री रेंट पे या खरीदनी पड़ती, ठीक है, अगर मैं रेंट पे लेता तो मुझे 25,000 में फैक्ट्री पड़ती, बट अब मेरी फैक्ट्री है तो मैं अपनी खुद फैक्ट्री यूज कर रहा हूं, तो वो जो अपन देखते कि भैया अपनी फैक्ट्री है इसलिए जो दूसरी फैक्ट्री मेरे को रेंट पे लेनी पड़ती अब वो नहीं लेनी पड़ेगी, मतलब खर्चा नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअल में वो खर्चा नहीं है, बट मेरी फैक्ट्री जो अपन मैं यूज कर रहा हूं तो उसका अगर रेंट देखूं तो 25,000 मेरा रेंट हो जाता, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसे हम नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अपनी खुद की चीज है, अपनी खुद की चीज है, अगर वो नहीं होती तो हमें खर्चा करना पड़ता, अगर वो नहीं होती तो खर्चा करना पड़ता, उसे बोलते बेटा उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। दिस कॉस्ट आर इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन ओन, देखो ओन बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, क्या होता है ओन बाय द प्रोड्यूसर, मतलब खुद की चीज होती है उसका जो कॉस्ट होता है उसे अपन बोलेंगे ओन बाय, उसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट हिमसेल्फ विच आर जनरली लेफ्ट आउट इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, अगर अकाउंटिंग टर्म की बात करें तो अकाउंटिंग टर्म में हम इसे कहीं पे भी यूज नहीं करते, हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, तो इसको अपन नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ओन, देखो एग्जांपल आपको दे दिया है, रेंट ऑफ यूज ओन लैंड, ठीक है, खुद की जमीन पड़ी है उसको अपन यूज कर रहे हैं, अगर यूज नहीं करते तो उसको रेंट पे देते, या अपन दूसरी रेंट पे लेनी पड़ती हमें अगर हमारे पास लैंड नहीं होती तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पे ये भी अपने को एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है भैया, रिकॉर्ड की जाती है, हाँ सैलरी दिया रेंट दिया रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्डेड इन रिकॉर्डेड, बट इम्प्लिसिट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या नाम से बोला जाता है, कॉल्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट, कैसा बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं नोशनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं नोशनल कॉस्ट अपन बोलते हैं बेटा, ठीक है। आ जाइए अब बात करते हैं एक और फैक्टर इकोनॉमिक कॉस्ट का, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एन एंटरप्रेन्योर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज अ नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो नॉर्मली इतना प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा तभी वो क्या होगा भैया एंटरप्रेन्योर चल सकेगा, तो उसे अपन बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये रहा भैया नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एन एंटरप्रेन्योर इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, मिनिमम अमाउंट, ठीक है, जिससे क्या होगा भैया एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे भी कंटिन्यू करेगा, उसे अपन बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, तीनों चीजों का समीशन है, जैसे अपन ने आगे भी बोला इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या चीज है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आती है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आप या तो बिजनेस ए में पैसा लगाओ या तो बिजनेस बी में लगाओ। अगर आप बिजनेस ए में पैसा लगा रहे हो तो आपको महीने की अर्निंग है 1 लाख रुपए,
महीने की अर्निंग कितनी है 1,00,000 रुपए। और अगर आप बी में लगा दे तो आपको मिलते हैं 40,000। कितने मिलते हैं 40,000। तो अब मुझे ये बताओ आप कहाँ पे पैसा लगाओगे। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है मैं ए में पैसा लगाऊंगा बी में नहीं लगाऊंगा। अब आप ए में लगाओगे तो अर्न कितना करोगे 1,00,000 रुपीज अर्न करोगे। हाँ भैया अर्न करेंगे 1,00,000 रुपीज। बट आपने ए में लगाया इसीलिए आप बी में नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक जगह पे जा सकते हो। ठीक है दोनों में से एक जगह पे जा सकते हो। तो आप ए की तरफ गए जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब बी में जो प्रॉफिट मिलने वाला था अब आपको वो नहीं मिलेगा। तो उसे जो मिलेंगे जो प्रॉफिट अपन गवा रहे हैं क्योंकि अपन ए में लगा रहे हैं उसे अपन बोलेंगे भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है। बेनिफिट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या बोलते हैं बेटा बेनिफिट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है जो बेनिफिट अपने को सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव से मिलने वाला था जो अपन ने जाने दिया क्यों क्योंकि भैया बेस्ट की ओर जाना है ना। तो जो 40,000 अपने जाने दिया उसे अपन बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि मेरी अपनी खुद की चीज है मेरे पास। ठीक है अगर वो नहीं होती तो मुझे खर्चा करना पड़ता। ठीक है तो वहां पे खुद की चीज की बात आती है तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है या तो मैं इधर जाऊं या तो मैं उधर में जाऊं। ठीक है तो दोनों में से मैं फॉर एग्जांपल ए में जा रहा हूं या बी में जा रहा हूं। तो जिसमें मैं नहीं जा रहा हूं ऑब्वियसली सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होगा क्योंकि बेस्ट अल्टरनेटिव को ही अपन चूज करेंगे। ठीक है आ जाओ बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। क्या है भैया नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट विच इज फॉरगॉन जो अपन ने जाने दिया। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू द रिसोर्सेज आर स्कैर्स। ठीक है रिसोर्सेज अब देखो ये होता क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों क्यों आता है भैया। आप बोलोगे भैया मैं तो ए में भी लगाऊं बी में भी लगाऊं मैं क्यों एक में ना लगाऊं। देखो आपके पास 1,00,000 रुपए है या 1 करोड़ रुपए है। ठीक है और दोनों बिजनेस के लिए भैया उतना पैसा चाहिए। तो आप क्या सोचोगे अब देखो उतना पैसा नहीं भी चाहिए तो आप क्या सोचोगे मैं कहां पे पैसा लगाऊं कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। आप सोचोगे ए वाले बिजनेस में मैं लगाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो आपके पास जितना भी प्रॉफिट होगा आपका पैसा होगा कहां पे लगाओगे ए में लगाओगे भैया। ठीक है आप बी में क्यों लगाओगे यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं पर महीने के। तो यहाँ पे 40,000 वाले में काय को लगाओगे आप ऑब्वियसली नहीं लगाओगे। और रिसोर्सेज भी क्या है भैया स्कैर्स है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है कि भैया ए में जितना चाहिए लगा दिया फिर बी में जितना चाहिए उसमें लगाएंगे। ठीक है तो रिसोर्सेज भी क्या है यहाँ पे स्कैर्स है। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और नेशनल पॉइंट हाँ एट द टाइम टू गेट द वन कमोडिटी वी हैव टू फॉरगो द अनदर कमोडिटी। देखो बोले अगर अपने को एक कमोडिटी के साथ जाना है तो दूसरी को अपन को क्या जाने देना पड़ेगा। ठीक है रिसोर्सेज आर स्कैर्स। ठीक है ओके सपोज अ प्राइस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड ओके पीस ऑफ लैंड। ठीक है piece of land can be used for growing a wheat or rice if the land is used for growing rice। मतलब अगर अपन राइस बना रहे हैं it is not available for wheat। मतलब अगर आप राइस बनाओगे तो wheat के लिए अबल नहीं है। therefore opportunity cost for rice राइस के लिए opportunity cost क्या हुई wheat का जो प्रॉफिट आपने फोरगोन किया वो भैया। ठीक है तो यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। देखो आ जाओ यहाँ पे लिया है wheat यहाँ पे लिया है राइस। अगर आप wheat इतना करोगे प्रोड्यूस तो आप राइस इतना ही कर पाओगे। तो आपका जो प्रोडक्शन का जो आएगा वो पॉइंट आएगा ए आएगा। अगर आपने वीट का कम कर दिया यहाँ पे आ गए भैया तो आपका राइस का बढ़ जाएगा। हाँ भैया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बी पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कौन सा हुआ भैया ये वाला जो पोर्शन हुआ ना यहाँ से यहाँ वाला ये आपका बना बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि आप पहले यहाँ पे थे अब आप यहाँ पे आ रहे हो। एक का प्रोडक्शन कम हो रहा है दूसरे का प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है तो इसे बोलते बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है तो एक कर्व आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर वीट में ज्यादा जा रहे हो तो आपको राइस में कम जाना पड़ेगा या आप राइस में ज्यादा जाओगे तो आपको वीट में कम जाना पड़ेगा। ठीक है तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है देखो यहाँ पे दिया हुआ है सपोज द फार्मर चलो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। सपोज द फार्मर यूजिंग द भाई यार प्राइस नहीं पीस है सब जगह पीस ऑफ लैंड कैन बी प्रोड्यूस आइदर 50 क्विंटल ऑफ राइस ऑफ 40 क्विंटल। ठीक है आइदर 50 क्विंटल ऑफ राइस अरे यहाँ पे ऑफ नहीं और है क्या नसेगी और 40 क्विंटल ऑफ अ व्हीट। इफ अ फार्मर प्रोड्यूस 50 क्विंटल ऑफ राइस ही कैन नॉट प्रोड्यूस व्हीट देयरफॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज भैया एक बना रहे हो तो दूसरा का जो भी होगा फॉरगोन कर रहे हो वो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने को काम में कैसे आएगी
तो उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। चलिए तो इसके बारे में बेटा बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने को कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आ जाइए बेटा। ओके, आ जाइए। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस का मतलब ये होता है कि हमें प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखा था या चैप्टर नंबर 1 में भी अपने को पता है कि 4 फैक्टर्स चाहिए मेनली, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इसमें उनको पेमेंट अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, उनका प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना देना है। अब देखो अगर आप उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना नहीं दोगे तो वो वहां पे चले जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, मिस्टर धनिया, मिस्टर धनिया, अब मिस्टर धनिया जो है, मिस्टर धनिया, ठीक है, उसको कंपनी, अदर कोई कंपनी है, ठीक है, कॉर्न कंपनी है, कॉर्न कंपनी, उसमें उसको सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ। कितनी? 20,000 पर मंथ। अब वो हमारी कंपनी में आना चाहता है। अब मेरे को ये बताओ, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, आप उसे बोलोगे भैया हम तो आपको ना 15,000 देंगे, तो क्या वो धनिया आएगा? धनिया नहीं आएगा। हमें धनिया की जरूरत है सब्जी बनाने के लिए, बट क्योंकि वो सब्जी वाला बनेगा, हमारा कुक का बिजनेस है, ठीक है, बट धनिया आएगा? धनिया नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी 20,000 मिल रहा है। अगर हमें धनिया की सच में रिक्वायरमेंट है और कुछ भी हो जाए हमें धनिया अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए, तो हम उसे 20,000 से ज्यादा का ऑफर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होनी चाहिए कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, ताकि आप उसे ऑफर, उतनी प्राइस ऑफर कर सको कि धनिया हमारी टीम में आ जाए। ठीक है, द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन नीड टू बी पेड अ प्राइस दैट इज एटलीस्ट, देखो कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी, पेड प्राइस, पे प्राइस एटलीस्ट इक्वल टू व्हाट दे कमांड फॉर अल्टरनेटिव यूज, जिसको अल्टरनेटिव यूज से पैसा मिल रहा है। ठीक है, इफ द फैक्टर प्राइस इज लेस देन फैक्टर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है, मतलब 20,000 से कम है, द फैक्टर विल क्विट एंड गेट एम्प्लॉयड इन बेटर पेइंग अल्टरनेटिव। मतलब वो अगर वो हमारी जगह पे होगा, ऑलरेडी काम कर रहा होगा, तो भी वो क्विट करके चला जाएगा और भैया दूसरी जगह पे लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है। आ जाइए दूसरा, determination of economic rent. The concept of opportunity cost is widely used by modern economists in a determination of economic rent. According to this, economic rent is equal to factors actual earning minus its opportunity cost. अब देखो economic cost का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ठीक है, तो economic rent का मतलब ये होता है कि भैया आप जो एक्चुअल में उनको पेमेंट कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल धनिया की बात करें तो धनिया को हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं भैया 23,000, कितना? 23,000। अब उसको कॉर्न कंपनी में कितना मिल रहा था? कॉर्न कंपनी में भैया उसको मिल रहा था 20,000। तो अब ये धनिया क्या करेगा? धनिया किधर जाएगा भैया? ऑब्वियसली धनिया 23 के लिए जाएगा। हाँ भैया, तो धनिया के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? ये कॉर्न वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी, क्योंकि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो उसने फॉरगॉन किया, इसको जाने दिया। ठीक है, तो धनिया के लिए इकोनॉमिक रेंट क्या बना? इकोनॉमिक रेंट बना 23,000 माइनस ये 20,000 और 3,000। इकोनॉमिक रेंट मतलब उसको एक्स्ट्रा कितना मिला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कितना मिला उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक रेंट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल अर्निंग माइनस इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख नहीं रहा हूं, इकोनॉमिक रेंट के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, अब बात करते हैं डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न। आज ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको कंजम्पशन पैटर्न के बारे में पता चलता है। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न मतलब, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, आप अपने खुद के यूज के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख के क्या करोगे, डिसाइड करोगे
कि मुझे प्रोडक्ट ए लेना चाहिए या बी लेना चाहिए। अगर मुझे ए लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, बी लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख के डिसाइड करोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, ये आपको एक डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल रहता है कि आपको ए के लिए जाना चाहिए या बी के लिए। जैसे आपको जैसे धनिया को हेल्पफुल रहता था कि कौन सी कंपनी के लिए जाना है, वैसे ही अपने को यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए आपने को जाना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सजेस्ट दैट विद द गिवन मनी इनकम, मतलब जितनी आपकी इनकम है उसके साथ, इफ अ कंज्यूमर चूज टू हैव मोर ऑफ वन थिंग, ठीक है, ही हैज टू हैव मोर ऑफ वन थिंग, ही हैज टू हैव लेस ऑफ अदर थिंग, मतलब अगर वो एक चीज को ज्यादा चूज करना चाहता है, हैज टू हैव मोर ऑफ वन थिंग, हैज टू हैव लेस ऑफ अदर थिंग, मतलब अगर एक चीज ज्यादा लेना चाहता है तो उसको दूसरी चीज कम करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे पहले ही बोल दिया गिवन मनी इनकम, मतलब सेम इनकम के साथ अपने को चलना है, ऐसा नहीं कि भैया इनकम बढ़ा दी। हैंस विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही डिसाइड द कंजम्पशन पैटर्न, मतलब वो कंजम्पशन पैटर्न डिसाइड कर सकता है कि मुझे किसकी ओर जाना चाहिए। दैट इज विच इज गुड शुड बी कंज्यूम्ड एंड व्हाट इज क्वांटिटी, और क्वांटिटी और क्या 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 कंज्यूम करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ए बी प्रोडक्ट चाहिए, बी बी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप देखोगे कि भैया बी की प्राइस ना बहुत ज्यादा है, तो आप क्या सोचोगे कि बी को मिनिमम मेरे को कितना परचेस करना पड़ेगा मेरे एक महीने के यूज के लिए, तो आप बोलोगे भैया 5 kg में 5 kg में चल जाएगा, तो आप उसे मिनिमम परचेस करने का ट्राई करोगे। ठीक है, जो ए है थोड़ा सस्ता है, आपको लग रहा है कि भैया ये हम ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, इसको ज्यादा यूज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, ए को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करोगे। तो कितनी क्वांटिटी में और क्या परचेज करना है वो भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिसाइड कर सकते हो। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, चलो अब यहां पे आपको ये प्रोडक्शन प्लान में, फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसर, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज ज्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या चीज आपको ज्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए। पहले था भैया यूज करने के लिए हम परचेज कर रहे हैं, अब बात आती है प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आप प्लान बना सकते हो, प्रोडक्शन प्लान, कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बनानी है, प्रोडक्ट एक्स बनानी है या फिर प्रोडक्ट वाई बनानी है ज्यादा। ठीक है, विद द गिवन रिसोर्सेज, देखो यहाँ पे भी रिसोर्सेज क्या है, सेम है, और टेक्नोलॉजी भी क्या है, सेम है। इफ प्रोड्यूसर डिसाइड, प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी, मतलब अगर वो एक कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है, ही हैज टू सैक्रिफाइस सम अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी, मतलब दूसरी कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली पहले वाले में हमने क्या देखा था भैया, थर्ड वाले में, कंजम्पशन वाले में हमने देखा था कि जिस पे हमारी कॉस्ट कम आ रही होगी या जिसको मिनिमम परचेस करना है उतना मिनिमम करेंगे, बाकी वाले को हम ज्यादा करेंगे। और डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि कौन सी प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कम इनपुट लगा के कहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब अगर 100 रुपए का मैं इनपुट लगा रहा हूं मिस्टर, अगर मैं 100 रुपए का इनपुट लगा रहा हूं प्रोडक्ट एक्स में, और उसका मुझे जो प्राइस मिल रहा है वो 120 मिल रहा है, मतलब मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट पे। ठीक है, वही चीज अगर मैं 100 रुपए प्रोडक्ट वाई पे लगा रहा हूं तो उसका मुझे प्रॉफिट, उसका मुझे सेलिंग प्राइस मिल रहा है 135, मतलब मुझे कॉस्ट पे 35% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली वाई की तरफ ज्यादा जाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप बोलोगे भैया सारी वाई नहीं करेंगे, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन में बिक रहा हो सकता है कि हमारी एक्स प्रोडक्ट ऐसी हो कि जिसके कारण कस्टमर है जो एटलीस्ट दुकान पे तो आ रहे हैं, शॉप पे तो आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान क्या होता है, प्रोडक्शन प्लान डिसाइड होता है कि कौन सी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ वन, सेक्रीफाइस सम अमाउंट ऑफ अनदर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन, डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज। आ जाइए, सॉरी, चलो डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज, मतलब अब आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको आर्म प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हैं, ठीक है, आर्म गुड्स ज्यादा बनाने हैं या सिविल गुड्स को ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो आर्मी के लिए जो भी चीजें यूज होती है वो आपको ज्यादा बनानी है या नॉर्मल अपनी लाइफ में जो यूज होती है वो चीजों के पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो जैसी जैसी सिचुएशन ऐसी ऐसी अपन क्या करेंगे भैया, ऐसी ऐसी चीजों को अपन प्रोड्यूस करेंगे। इफ अ कंट्री डिसाइड मोर रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टू आर्म प्रोडक्शन, मतलब अगर हमारी कंट्री जो डिसाइड करती है कि भैया उसकी के आर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर ही प्रोडक्ट फोकस करना है, देन लेस विल बी अवेलेबल टू प्रोड्यूस सिविल गुड्स। तो देखो कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज,
तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कंट्री बोल रही है कि भैया 80% ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी यूज फॉर आर्म प्रोडक्शन। अगर आप आर्म प्रोडक्शन 80% करोगे तभी आप भैया क्या कर पाओगे, सिविल गुड्स को बना सकोगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिसोर्सेज है उसमें से 80% आपको आर्म प्रोडक्ट के लिए और बाकी किसके लिए, सिविल प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दो में से किसी बेस्ट को चूज करना है, यही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्री डिसाइड दैट मोर रिसोर्सेज, अगर कंट्री डिसाइड करते हैं मोर रिसोर्सेज टू आर्म प्रोडक्शन, तो क्या होगा, लेस किसके लिए अवेलेबल होगा, सिविलियन गुड्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, आ जाओ। In this situation, a choice will have to be made between arm production and civilian goods. The concept of opportunity cost help in making such choice. इस choice को करने के लिए क्या करता है भैया, आपका हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने क्या देखा बेटा, बहुत इजी वाली चीजें देखी अभी तक की बात करें तो। सबसे पहले हमने देखा था, फर्स्ट पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे सबसे पहले हमने देखा था मनी, फिर हमने देखा मनी मतलब एक्चुअल पेमेंट वाला, रियल कॉस्ट मतलब जो एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस होते हैं उसे बोलते हैं रियल कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में तीन चीजें, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर वालों को जो पेमेंट कर रहे हैं उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब हमारा खुद का कोई चीज है, अगर वो नहीं होता तो हमें खर्चा करना पड़ता, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम नॉशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट जो एक एंटरप्राइज है वो अर्न करना चाहेगा उसके प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में देखा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भैया आपका क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। जो भी आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन किया उसका जो भी आपका बेनिफिट जो आपने फॉरगोन किया उसे हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कहां कहां पे काम आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, प्राइस कितनी फैक्टर को देनी है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पेमेंट माइनस क्या होता है भैया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न, कौन सा आपको परचेज करना है। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, कौन सा आपको प्रोड्यूस करना है। डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज, इसका मतलब ये होता है कि आपको सिविलियन गुड्स बनाने हैं या आर्म गुड्स बनाने हैं। तो एक बार फटाफट से यहाँ पे जितना भी अपन ने किया है उतना आप हाईलाइट कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए।
चलो आ जाओ, अभी बात करते बेटा प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट क्या है, सोशल कॉस्ट क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, आ जाओ बेटा। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हमारी कंपनी है और हम प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी खर्चा कर रहे हैं, जितना भी खर्चा हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, उसे अपन बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम एशियन पेंट की अगर बात करें, ठीक है, या कोई भी कंपनी की बात करें जो पेंट बना रहा है, पेंट बना रहा है तो क्या होता है, काफी सारे केमिकल को मिक्स करते हैं और आउटपुट में प्रोसेस में होकर क्या निकलता है, पेंट निकलता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पेंट बन रहा है तो कुछ ऐसी भी चीजें होगी जो काम की नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें ऑयल डालने की जरूरत है तो वो ऑयल डालेंगे, कलर जितना डालने की जरूरत है वो कलर का जो भी मतलब आता होगा वो सब चीजें वो मिक्स करेंगे। ठीक है, कितने भी केमिकल डालने होंगे वो सब केमिकल को मिक्स करेंगे और फिर वो प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस होके एक साइड से क्या निकलेगा भैया, एक साइड से सोना डालो आलू नहीं, यहाँ पे आपका निकलेगा पेंट निकलेगा। अब बेटा पेंट निकलेगा तो साथ साथ में कुछ वेस्टेज भी निकलेगा, हाँ भैया निकलेगा। तो वेस्ट के लिए क्या होता है, अलग पाइपलाइन होती है या अलग चीज होती है जहां से वेस्ट निकलता है। अब नॉर्मली कंपनी क्या करती है, अगर वो कहीं पे सराउंडिंग में अगर कोई झरना है या नदी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे केमिकल को क्या करते हैं वहां पे पाइपलाइन कर देते हैं कि भैया पानी के साथ बह जाएगा, पानी पानी के साथ बह जाएगा मतलब चला जाएगा। बट अल्टीमेटली वो पानी को डैमेज करता है, पानी की क्वालिटी क्या हो जाती है भैया, डिक्रीज हो जाती है, उसको बहुत हार्म करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। दूसरी चीज, अगर आपकी जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन होता रहता है जिसमें काफी सारा आग लगना या धुआं हो सकता है, ठीक है, तो आपने ऊपर चिमनी विमनी लगाई है बट फिर भी ये काफी प्रदूषित करता है, आजू बाजू में कोई गांव है उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके जो सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कंपनी क्या करती है, सोशल कॉस्ट करती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सोशल कॉस्ट। जो भी खर्चा करती है कि भैया चलो हमारे कारण, केमिकल के कारण ये नदी में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आधे किलोमीटर के बाद एक ऐसा फिल्टर लगा रहे हैं कि उस नदी वहां से जितना भी पानी जाएगा वो ऑटोमेटिक फिल्टर होके ही आगे जाएगा, मतलब जो भी केमिकल है वहीं पे रुक जाएगा। तो वो जो खर्चा हुआ उसे हम बोलेंगे बेटा सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्यों करते हैं, अगर कंपनी नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उनको बोलती है भैया आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज, लोग वॉल्यूंटरी भी करते हैं। अभी देखो गवर्नमेंट बोलती है तब भी नहीं करते, वॉल्यूंटरी बहुत दूर की बात है। बट अभी के जमाने की बात करें तो कस्टमर इज अ किंग। ठीक है, तो कस्टमर को अगर दिखेगा कि नहीं ये हमारे लिए कुछ कर रही है, सोशल कॉस्ट सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है, तो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, सोशल कॉस्ट ऐसा नहीं कि आप डैमेज कर रहे हो तभी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप 4 क्रॉस रोड पे खड़े हो तो वहां पे कुछ ट्री के लिए कोई क्या बोलते हैं, ट्री प्लांटेशन के लिए कोई कोड लिखा हुआ है और कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एक जबरदस्त कोड लिखा होगा कि हर घर हर ट्री, ऐसा कुछ कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि भैया हर घर में एक ट्री तो होना चाहिए, हर इंसान को 1 साल में एक ट्री तो उगाना चाहिए। ऐसा कुछ काफी सारे कोड्स लिखे हुए हैं और नीचे कंपनी का बड़ा नाम लिखा होता है, स्पॉन्सर बाय, या जो भी कंपनी का नाम है पूरा बैनर लगा है। तो वो कंपनी क्या करती है, सोशल कॉस्ट, मतलब ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है ऐसा दिखाती है। अब इससे होता क्या है, एक एक चीज अपने अंदर होती है, एक होता है कि भैया इमोशन कनेक्ट हो जाता है कि नहीं भैया ये कंपनी ना काफी सारी चीजें अच्छी करना चाहती है सोसाइटी के लिए, तो क्यों ना हम उसी की चीजों को प्रोड्यूस करें। जैसे कि टाटा जी है, रतन टाटा जी, ठीक है, काफी लोगों को हेल्प भी करते हैं, काफी सोशल कॉस्ट भी इनकर करते हैं। तो देखो वो दिखावा नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो सही में कर रहे हैं सारी चीजें। कंपनियां होती है जो दिखावा करती है, वो एक्चुअल में कर रहे हैं। अब देखो हमारा इमोशन कनेक्ट हो जाता है कि नहीं भैया अगर हमें कोई प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, और अगर वो टाटा की प्रोडक्ट अवेलेबल है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट। इवन अपने को थोड़ा पैसा ज्यादा भी देना पड़ रहा है तो वी विल गो फॉर दैट। क्यों, क्योंकि अपने को पता है भैया ये पैसा जहां पे भी जा रहा है सही जगह पे जा रहा है और इसी में से किसी को हेल्प ही होने वाली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया, तो सोशल कॉस्ट आपको आपका सेलिंग भी बढ़ा सकती है, तो सोशल कॉस्ट भी करना जरूरी है। क्या वो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, ना बाबा ना, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है उसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मीनिंग भी आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज व्हाइल मिक्सिंग द प्रॉफिट टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज व्हाइल मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट टेक इनटू अकाउंट प्राइवेट कॉस्ट ओनली। जब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को ही अकाउंट करती है। हाउएवर द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ एन प्राइवेट सेक्टर फर्म कैन
जनरेट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ सोसाइटी एज अ होल, मतलब जब वो प्रोडक्शन करी या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है या तो नेगेटिव इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट फर्म में प्रोड्यूस हजार्डोस केमिकल प्रोडक्ट, ठीक है, कोई हजार्डोस मतलब जो आपको नुकसानदायी है ऐसा कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, एंड द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन में पोर द इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली इनटू रिवर। देखो अब ये मैंने जो एग्जांपल लिया वही कि रिवर में भैया जा रहा है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक है। Any additional incremental in a production of such goods in a private sector would create a marginal external damage to the society। इससे क्या होगा भैया, डैमेज होगा किसको, सोसाइटी को होगा। we if we add the value of the marginal external damage to private marginal cost of the production that commodity we get the marginal social cost of the situation। ठीक है, इससे अपन अगर कोई कॉस्ट इनकर करेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, मार्जिनल सोशल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, सोशल कॉस्ट विल लोअर देन द प्राइवेट कॉस्ट, सिंपल सी बात है, सोशल कॉस्ट लोअर ही होगी। ठीक है, प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट कंपेयर ही नहीं हो सकती, तो सोशल कॉस्ट विल बी लोअर देन द प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर social marginal cost has to equate to the marginal revenue। In other words, in equality of a marginal revenue, social marginal cost also ensure that the most efficient allocation of resources। ये भी बोलना चाहता है कि भैया आपके जितने भी रिसोर्सेज अपन यूज कर रहे हैं उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज करना है। इससे क्या होगा भैया, ऑटोमेटिक डैमेज कम होगा। ठीक है, अगर अपने को लकड़ी की जरूरत है, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, तो अगर आप ज्यादा वेस्टेज ना हो, कम वेस्टेज हो, तो आपका यूज क्या होगा, एफिशिएंट वे में होगा। तो अल्टीमेटली आपको फॉरेस्ट को कम काटने की जरूरत, मतलब कम लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, अल्टीमेटली कम फॉरेस्ट कटेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बोले भैया, आपका एफिशिएंट वे में इसका यूज करना जरूरी है, मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में। कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, उसमें आगे अपन ने देखा था ऐसे ही शॉर्ट रन और यहाँ पे लॉन्ग रन के बारे में बात करिए। कॉस्ट फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। मतलब आप कितना कॉस्ट इनकर करोगे, कितना कॉस्ट इनकर करोगे तो कितना आउटपुट निकलेगा, सिंपल सी बात है। क्या रिलेशन दिखाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो तो 10 यूनिट बन रहे हैं, आप 1000 यूनिट डाल रहे हो तो हो सकता है कि भैया वो 120 यूनिट बन रहे हैं। तो वो जो फंक्शनल रिलेशन है वो दिखाता है भैया। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं शॉर्ट रन के बारे में, शॉर्ट रन में दो चीजें होती है, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल। आपको पता है, हाँ भैया, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स रहती है, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी होगा, वो सब चीजें क्या है भैया, फिक्स रहती है। आप प्रोडक्शन करो ना करो, फैक्ट्री करो, जो रेंट है वो लगने वाला है, लगने वाला। आपने सैलरी टेम्परेरी किसी को रख दिया तो भैया यश श्रुति 100% सही बात है। ठीक है, तो क्या होता है भैया, आपका सैलरी का खर्चा आपने किसी को रख दिया, अब उससे आपने प्रोडक्शन नहीं करवाया, वो वैसे ही बैठा, उससे आपने काम नहीं करवाया, बट सैलरी पे रखा है, सैलरी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी रहता है, वेरिएबल मतलब चेंजेबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, मतलब वो चेंज होता रहता है। जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, मतलब आप अपन डायरेक्ट लेबर और सैलरीड एम्प्लॉय दोनों अलग चीज है। सैलरीड एम्प्लॉय उसको पर मंथली सैलरी पे रखा है, और डायरेक्ट लेबर का मतलब ये होता है कि हम उसे बोलेंगे भैया तू एक प्रोडक्ट बनाएगा तो तुझे 10 रुपए दूंगा, तू दिन में जितना प्रोडक्ट बना सकता है बना, ये रहा मशीन, ये रहा इनपुट। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उतना ज्यादा तेरे को क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो वो क्या होगा भैया, वो क्या डायरेक्ट लेबर, मतलब अगर वो 100 प्रोडक्ट बनाएगा, 1 रुपए पे अपन प्रोडक्ट दे रहे तो भैया उसको 100 रुपए का पेमेंट कर देंगे। 500 प्रोडक्ट बनाएगा तो 500 रुपए अपन दे देंगे। तो इसे बोलते भैया वेरिएबल, मतलब चेंजेबल, जितना प्रोडक्शन होगा उतना खर्चा होगा। रॉ मटेरियल का भी ऐसा ही है भैया, जितना आपका, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज बनानी है, ठीक है, जैसे कि आपको अगर अपन देख ले कि लाइट बनानी है, बल्ब बनाना है, ठीक है, तो वो जो ऊपर का जो कांच होता है या फिर जो मटेरियल उसमें चाहिए बनाने के लिए, जितना प्लास्टिक चाहिए, अब देखो 2 बल्ब बनेंगे तो 2 के हिसाब से यूज होगा रॉ मटेरियल, तो उतना खर्चा लगेगा। अगर 20 बनेंगे तो 20 के हिसाब से, मतलब जितना प्रोडक्शन उतना आपका क्या लगेगा, खर्चा। उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन के लिए देख लेते हैं क्या होता है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। चलो एक बार यहां से बुक से भी पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आज फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन। भैया प्रोडक्शन में कितना भी चेंज हो, ये चेंज नहीं होगा। देखो ये बोलू ना, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड इन टोटल, फिक्स इन टोटल मतलब ये टोटल में सेम रहता है। अगर रेंट 25,000 है तो है, प्रोड्यूस करो ना करो देना पड़ेगा। ठीक है, डोंट चेंज विद द चेंज ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के साथ ये चेंज नहीं होता। इट मींस आउटपुट में इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज इन दिस कॉस्ट। इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट
इन सॉरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द आउटपुट क्वांटिटी, क्या होगा भैया आपका कॉस्ट क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोड्यूसर मस्ट इनकर दिस कॉस्ट इवन द आउटपुट इज जीरो। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो रेंट 25,000 आपने डिसाइड कर लिया, आपने फैक्ट्री रेंट पे ले लिया, बट पहले महीने आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो आप उसे ये बोलोगे क्या, भैया मैंने प्रोडक्शन नहीं किया इस महीने, मैं रेंट नहीं दूंगा। भाई वो बोलेगा खाली करो निकल यहाँ से, ठीक है, आपकी डिपॉजिट होगी उसमें से काट लेगा। भैया ऐसा नहीं होगा, अगर आपने प्रोडक्शन किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इवन आउटपुट इज अ जीरो, फिक्स कॉस्ट इज अ पॉजिटिव, फिक्स कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। समझ में आ रहा है? हाँ भैया चलिए देखो फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। क्यों एक्स एक्सिस भैया, कुछ इस तरीके से चलेगा, देखो इसी तरीके से। ये क्या है भैया, यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट इतना है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है, ये शॉर्ट रन के लिए देख रहे हैं हाँ भैया, शॉर्ट रन के लिए रेंट आपका सेम रहेगा। अब बोलोगे रैंक लॉन्ग रन में कोई चेंज होता है, हाँ भैया चेंज होता है, अपन बताएंगे कैसे होता है। आ जाओ बेटा वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द प्रोडक्शन, मतलब चेंज होता है विद द प्रोडक्शन, ठीक है। चेंज चेंज विद द चेंज ऑफ द आउटपुट, चेंज ऑफ द, ये एंड क्या है भाई, हटा साउंड की घटा, कुछ भी बीच में आ रही है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। इट मींस द आउटपुट इज इंक्रीज द कॉस्ट विल इंक्रीज, सिंपल सी बात है। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इज इंक्रीज कॉस्ट विल इंक्रीज, output is increase cost will increase, when the output decrease cost will decrease, when the output is zero, output is zero the cost are also zero, सिंपल सी बात है। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एक बल्ब को बनाने के लिए मुझे 100 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, एक बल्ब को बनाने के लिए मुझे 100 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, मैंने बल्ब बनाया ही नहीं, तो कितने का चाहिए, 0 का। अगर मैंने 2 बल्ब बनाए तो 200 का रॉ मटेरियल चाहिए। अब देखो मैं रॉ मटेरियल तभी डालूंगा जब मुझे प्रोडक्शन मतलब करना है, अगर मुझे प्रोडक्शन ही नहीं करना तो मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा ही क्यों, और उसका यूज ही क्यों करूंगा। अगर लाया भी है तो अपन यूज क्यों करेंगे जब अपने को प्रोड्यूस ही नहीं करना। तो जीरो प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा आपका, इसको मैं ब्लू से करना चाहूंगा डेफिनेटली, आउटपुट इज जीरो द कॉस्ट इज आल्सो जीरो, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व विल बी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड में जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन देखो इस तरीके से कुछ होगा आपका। चलो हटा सामान की घटा भैया दूसरी जगह समझाते हैं, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। आ जाओ, लेफ्ट टू राइट में होगा भैया अपवर्ड होगा, ठीक है, एंड स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, देखो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनेगा। कैसे होगा भैया, अगर अपन देखें यहाँ पे आप देखोगे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले आपका प्रोडक्शन अगर इतना यूनिट है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल इतना है, ठीक है। और जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। हाँ भैया पहले 5 यूनिट का 50 रुपए लगा रहे थे, अब आपने 10 यूनिट बनाए तो 100 रुपए लगेंगे। हाँ भैया यहाँ पे हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे पहले ये पॉइंट था फिर ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे अगर आपने 20 यूनिट बनाए तो यहाँ पे कितना 200 लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये आपका जो क्या होगा लेफ्ट टू राइट में क्या होगा अपवर्ड साइड में जाएगा। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व क्या रहता है भैया अपवर्ड लेफ्ट टू राइट में। चलो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। देखो लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट जैसा कुछ नहीं होता, लॉन्ग रन में सब चेंज होता है। मतलब अगर मैं बात करूं 5 साल की, ठीक है, अगर आप 5 साल की कॉस्टिंग की बात करोगे तो मुझे ये बताओ आपने जो रेंट आज डिसाइड किया क्या नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा या उससे भी नेक्स्ट ईयर सेम रहेगा, भैया कभी तो चेंज होगा। क्योंकि वो बंदा 25,000 अगर आपसे आज रेंट ले रहा है तो 5 साल तक थोड़ी ना 25,000 लेगा। रेयर केस में ऐसा होता है कोई सिचुएशन ऐसी बन गई तो, अदरवाइज क्या होगा हर महीने वो रेंट इंक्रीज करेगा, थोड़ा बहुत भी 500,000 रुपए भी इंक्रीज करेगा, मतलब वो फिक्स नहीं रहा, अब वो क्या हो गया वेरिएबल हो गया। बट इन अ लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन भैया स्मॉल रन की अगर हम बात करें तो वो सेम ही रहता है। जैसे कि सैलरी की बात करें तो 1 साल तो आपकी लगभग सेम रहेगी, 2 साल शायद सेम रह सकती है, बट लॉन्ग रन में जो सैलराइड पर्सन होगा वो भी बोलेगा भैया थोड़ा सा प्रमोशन दे दो, ठीक है। बट 2 महीने के बाद थोड़ी ना बोलेगा कि हर 2 महीने में प्रमोशन दे दो। तो वो क्या होता है भैया फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, सब वेरिएबल ही होती है। चलिए आ जाइए फिक्स कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे अपन देखते थे नॉट वेरी विथ आउटपुट, आउटपुट के साथ ये वेरी नहीं होगी, ठीक है, सॉरी आउटपुट के साथ ये वेरी नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ आउटपुट,
ओके, दे आर रिलेटेड टू फिक्स फैक्टर्स, ठीक है, फिक्स फैक्टर से रिलेटेड है। दे आर रिलेटेड विद द वेरिएबल फैक्टर्स, वेरी सिंपल। दे डू नॉट बिकम जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जीरो नहीं बनेगा, मतलब अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट 25,000 देना है मतलब देना है, बट दे कैन बी जीरो, मतलब अगर आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो रॉ मटेरियल क्यों डालोगे मशीन में, नहीं डालोगे तो रॉ मटेरियल का खर्चा जीरो आएगा, दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। अ फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन कॉस्ट आर नॉट रिकवर्ड इवन फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्शन शुड एटलीस्ट रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट आपको वेरिएबल कॉस्ट कवर करना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है भैया, अगर आपको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है। और अगर आप फिक्स कॉस्ट कवर नहीं भी कर पा रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो, तब भी आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करोगे। फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन नॉट रिकवर्ड, इवन नॉट रिकवर्ड फिक्स कॉस्ट, मतलब अगर आप फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन चलता ही रहेगा। प्रोडक्शन शुड एटलीस्ट रिकवर वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करना ही चाहिए। देखो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आपका रेंट जा रहा है 25,000 का, कितना, 25,000 का, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल मैं बोल रहा हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आप 1000 यूनिट बना रहे हो, हर यूनिट को बनाने के लिए आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल 10 रुपए का खर्चा, तो 1000 यूनिट अगर आप बनाओगे तो टोटल खर्चा कितना लगेगा, ठीक है, एक का 10 रुपया लगता है तो टोटल इसका कितना लगेगा, 10,000 रुपए, टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, 35,000, ठीक है। अब आप अगर सेलिंग कर रहे हो और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 15,000 का, तो मुझे ये बताओ क्या आप 15,000 में वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो, हाँ भैया कवर कर पा रहे हैं, मतलब मैं प्रोडक्शन चालू रख सकता हूँ, हाँ भैया रख सकता हूँ। क्या मैं रेंट को कवर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं प्रोडक्शन कवर चालू रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। यहाँ पे क्या रख रहा है, कंटिन्यू प्रोडक्शन नॉट रिकवर फिक्स कॉस्ट, अगर आप फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं भी कर पाते, नहीं भी कर पाते तो भी आप प्रोडक्शन को चालू रखोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि भैया वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट आपको कवर करनी पड़ेगी, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये आपका जो प्रोडक्शन का प्रॉफिट मिल रहा है वो 8,000 होगा तो क्या आप कंटिन्यू करोगे, नहीं करोगे भैया, आप कहोगे भैया जय श्री राम चलो चलते हैं घर पे, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो रहा, मतलब मैं रॉ मटेरियल 10 रुपए का ला रहा हूं और मैं 10 रुपए में बेच भी नहीं पा रहा हूं, तो भैया क्या खाक करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया हम फिक्स कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहे हैं तो हम अपना कंटिन्यू क्यों करें। अगर आप बोलोगे देखो फिक्स कॉस्ट मैंने कितना बोला 25,000, और मैंने यूनिट कितना बोला बनाया आपने 1000, इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना बना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 बना। अब मैंने बोला कि आपने 15,000 कमाए, ठीक है, मतलब आपको 1000 यूनिट पे कितना 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने ये कवर कर लिया है। अब देखो आगे जाके क्या होगा, ये 1000 यूनिट का फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख यूनिट बनाया, अगर आप 1 लाख यूनिट बनाओगे तो यहाँ पे आप 15 लाख कवर कर पाओगे, तो अल्टीमेटली 1 लाख यूनिट का यहाँ पे कितना होगा 10 लाख होगा, तो 10 लाख होगा तो पहले तो ये 10 लाख कवर हो गया, हाँ भैया, ये 25,000 भी कवर हो गया फिक्स कॉस्ट, हाँ भैया, मतलब एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट आप कवर कर पा रहे हो, तो आगे जाके जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी आप अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर लोगे। बट ये चीज हमेशा जिंदगी में ध्यान में रखने का, भैया एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करनी ही चाहिए, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाते तो भैया आगे जाके फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ता ही जाएगा प्रोडक्शन के साथ साथ, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा तो उसे कवर कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। When fixed costs are added with the variable cost, fixed cost added with the variable cost, then total cost can be obtained। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं भैया अपना टोटल कॉस्ट। The total cost can be obtained when the output increase, the total cost are also increase। अब ये बोल रहे हैं कि भैया आउटपुट इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, तो आउटपुट इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, बट आपका क्या हो जाएगा भैया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे ही अपन ने बोला फिक्स कॉस्ट का कितना चाहिए 25,000, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का कितना चाहिए भैया 25,000, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना चाहिए एक यूनिट के लिए 10 रुपया, कितना 10 रुपीज, अगर आप एक यूनिट बना रहे हो सिर्फ एक यूनिट तो आपका टोटल खर्चा कितना लगेगा भैया 25,000 और 10 रुपीज, कितना 25,000 और 10 रुपीज। अब मुझे ये बताओ अगर आप ये 10 यूनिट बना रहे हो तो आपका खर्चा कितना लगेगा भैया, 10 यूनिट बनाएंगे तो 25,100,
क्यों 100? क्योंकि 25,000 फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है एक यूनिट का, 10 यूनिट का कितना 100 रुपए, तो कितना बनेगा 25,000 100। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है भैया, फिक्स तो सेम रहेगा बट वेरिएबल बढ़ रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा कॉस्ट कर्व के बारे में। पहले एक काम करिए, कहाँ से अपन ने देखा था, हाँ, यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए फटाफट से। तो आई होप आपने ये अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं, ये सेशन ऑलरेडी 1 आवर जितना तो हो चुका है। तो थियरी वाला है तो 1-1 घंटे के सेशन अपन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।